नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें। मैं डॉक्टर महेश जोशी। आज की विवेचना का विषय है मंथ ऑफ मैरिज। एस्ट्रोलॉजी के अपने बहुत सारे कंसेप्ट देखे होंगे। नवांश से रिलेटेड एक पूरी सीरीज मैंने अपलोड की थी जिसमें हम D9 चार्ट को किस तरीके से एनालाइज करते हैं। मैरिज से रिलेटेड बहुत सारी विवेचनाएं आपने यूट्यूब चैनल्स पर देखी होंगी। आज मैं एक सूत्र पर बात करूंगा जो कि D9 कुंडली के बेस पर हम लगाएंगे और हम मालूम करेंगे कि किसी भी नेटिव की किस महीने के अंदर मैरिज होगी। ये जो भी कंसेप्ट है ये आपको टाइमिंग ऑफ मैरिज करने में एक बहुत सटीक टूल की तरह आपकी मदद के लिए आगे आएगा। जब भी आप मैरिज की टाइमिंग करेंगे और इस सूत्र को आप लगाएंगे तो आपको इमीडिएटली ये पता चल जाएगा कि नेटिव की मैरिज किस मंथ में होने वाली है। दो सूत्रों की बात करेंगे। पर्सन का जन्म उत्तरायण में हुआ है या दक्षिणायन में हुआ है, उसके बेसिस पर यहाँ पर दो सूत्रों को हम डिस्कस करने वाले हैं। उत्तरायण क्या होता है? जब भी सूर्य मकर राशि में प्रवेश जिस दिन भी करता है उस दिन उत्तरायण शुरू हो जाता है और 6 महीने तक उत्तरायण होता है। मकर राशि से वो जब कर्क राशि में जाकर एंटर करता है कैंसर साइन के अंदर, तब दक्षिणायन शुरू होता है। तो जब भी सूर्य मकर राशि से लेकर और कैंसर राशि तक ट्रांजिट करता है, मकर के बाद वो कुंभ राशि में जाएगा, मीन राशि में जाएगा, मेष राशि में जाएगा, वृषभ में जाएगा, मिथुन में जाएगा। इन 6 महीने के पीरियड को हम उत्तरायण बोलते हैं, जिसे शुभ समय भी माना जाता है हमारे शास्त्रों के अनुसार। और जब वो कर्क राशि में एंटर हो जाता है तो कर्क के बाद वो सिंह राशि में जाएगा, कन्या राशि में जाएगा, तुला राशि में जाएगा, वृश्चिक में जाएगा, इसके बाद धनु में जाएगा। और धनु से जब वो जिस दिन मकर में एंटर होता है उस टाइम के 6 महीने के पीरियड को हम दक्षिणायन बोलते हैं। उत्तरायण सामान्य तौर पर 14 जनवरी से लेकर 15 जुलाई तक होता है और दक्षिणायन 15 जुलाई से लेकर 14 जनवरी के बीच का पीरियड होता है। तो किसी भी नेटिव का हम मंथ ऑफ मैरिज निकालने के लिए आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि उस नेटिव का बर्थ उत्तरायण में हुआ है या दक्षिणायन में हुआ है। दोनों के लिए अलग अलग नियम है। मैं आपको कुंडली पर लगाकर भी बताऊंगा। पहले मैं आपको सूत्र बताऊंगा, कहाँ से मैंने ये लिया है वो मैं आपके सबसे पहले प्रकट करता हूँ। अष्टांग वर्ग सूत्र में एक क्लासिक है, उससे मैंने ये दो सूत्रों को उठाया है और ये नवांश से रिलेटेड सूत्र है। बहुत ही सटीक, बहुत ही कारगर है, जो कि आपकी एस्ट्रोलॉजी को इंप्रूव करने में आपकी मदद करेंगे। सूत्र क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे जिस नेटिव का बर्थ उत्तरायण में हुआ है, मतलब सूर्य जब मकर राशि से कर्क राशि के बीच में था, या 14 जनवरी से लेकर 15 जुलाई के बीच में जिन भी लोगों का बर्थ हुआ है, उनका मंथ ऑफ मैरिज कैसे पता करेंगे? तो हम देखेंगे कि उनके नवांश के अंदर गुरु या जुपिटर किस राशि में है। नवांश के अंदर गुरु या जुपिटर किस राशि के अंदर है, उस राशि में जब भी या उससे त्रिकोण में सूर्य ट्रांजिट करके आएगा, गोचर में आएगा, और गुरु उस राशि को एस्पेक्ट करेगा, दृष्टि डालेगा, उस समय पर उस नेटिव का उस मंथ में उस नेटिव की मैरिज होगी। यहां पर ये मैंने लिखा है, इसके बाद मैं कुंडली पर समझाऊंगा। लिखा हुआ क्या है? मैरिज ऑफ ए पर्सन born in Uttarayan takes place when the sun comes to Navash Rashi of Jupiter or its trine Rashis and sun is aspected by Jupiter at that time। क्या मतलब है दोस्तों? देखिए, हम एक कुंडली लगा लेते हैं कोई भी। फॉर एग्जांपल के लिए मैं कुंडली ले लेता हूं आपके सामने। अभी के समय की एक कुंडली हम उठा लेते हैं। ये सूत्र आपको करीब करीब 70 to 80% के केसेस में बिल्कुल सटीक आएंगे। तो आप इन सूत्रों को कुंडलियों पर लगाएं। जो भी कुंडली आपके पास आती है, आप जिस तरीके से भी टाइम कर रहे हैं, मंथ आप यदि निकाल पाएंगे तो आपकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा सटीक और एक्यूरेट होगी। और ये रिसर्च बेस्ड भी है और क्लासिक्स में भी इस सूत्र को दिया गया है। तो हम देख लेते हैं, एक मैं कोई भी कुंडली ले लेता हूँ जिसके अंदर नेटिव का बर्थ उत्तरायण का है। तो ये मैं एक कुंडली उठा लेता हूँ यहाँ पर। ये नेटिव का बर्थ है 27 मार्च 1990। तो 14 जनवरी से 15 जुलाई तक के बर्थ को उत्तरायण का बर्थ माना जाता है। तो इनका बर्थ उत्तरायण का है। अब पूरा प्रोसेस क्या है, अब ध्यान से समझे।
आपको D1 चार्ट को इनिशियली देखना नहीं है, आप इनके नवांश चार्ट में चले जाएं नेटिव के। तो इनके नवांश चार्ट में मैं गया, वहां पर मुझे केवल जुपिटर की राशि देखनी है। यहाँ पर जुपिटर मीन्स गुरु 9 साइन में है, धनु राशि में है या सेजिटेरियस में है, बस इतना मुझे नवांश से पता करना है। सेजिटेरियस राशि को यहाँ पे देख लीजिएगा और इसकी त्रिकोण राशियां और देख लीजिए। त्रिकोण होती है वहां से 5वीं और 9वीं, जो भी राशि में आपका जुपिटर है, गुरु है नवांश में, उससे 5वीं और 9वीं राशि गिन लेंगे। तो 9 से हम 5वीं गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 साइन आ गया, 6 7 8 9, 5 साइन। तो 3 राशियां हमारे काम की होगी, एक 9 1 एंड 5, 1 5 9। तो जब भी सूर्य इनमें से किसी भी राशि के अंदर गोचर में आएगा, ये फिक्स है। अप्रैल मंथ में सूर्य मेष राशि के अंदर एंटर होता है, अगस्त मंथ के अंदर सूर्य आपका सिंह राशि में एंटर होता है, और दिसंबर मंथ में सूर्य 15 दिसंबर के आसपास 9 मतलब धनु राशि में एंटर होता है। तो इस नेटिव की मैरिज अप्रैल में या अगस्त में या दिसंबर में हो सकती है। अब होगी कब, अब ये ध्यान से हम देखेंगे। अब जब गुरु भी उस राशि को एस्पेक्ट करेगा ट्रांजिट के अंदर, गुरु भी गोचर में उस राशि को एस्पेक्ट करेगा, तब इस नेटिव की मैरिज होगी। अब हम देखते हैं कि गुरु इस समय पर कहां पर ट्रांजिट कर रहा है। गुरु यहाँ पर 2 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, तो 2 साइन से नहीं तो वो 5 को देखेगा, नहीं 9 को देखेगा, नहीं 1 को देखेगा। मगर आप देखेंगे कि गुरु 3 साइन के अंदर ट्रांजिट कर जाएगा नेक्स्ट ईयर, 14 मई 2025 को एंटर कर जाएगा 3 साइन के अंदर। तो गुरु जब 3 साइन में एंटर करेगा तो वो यहां से आप देखोगे 9 साइन को एस्पेक्ट करेगा गुरु। तो अब इसकी जो नियरेस्ट डेट आने वाली है वो 2025 दिसंबर में इस नेटिव की मैरिज हो सकती है। ये इसकी नियरेस्ट पॉसिबल डेट है, उससे पहले इसकी मैरिज नहीं होगी। तो इतना सटीक ये कंसेप्ट है ट्रांजिट के बेस पर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इट इज वेरी सिंपल। आपको गुरु की पोजीशन देखनी है जुपिटर की नवांश के अंदर, जिस भी राशि में उस राशि और उसकी त्रिकोण राशियों को नोट कर लो। सूर्य जब भी इन राशियों में ट्रांजिट करेगा उस मंथ में मैरिज हो सकती है, वो फिक्स है। मगर दूसरी कंडीशन और है, गुरु ने भी उसी राशि को एस्पेक्ट या प्लेसमेंट के द्वारा वहां पर बैठकर या दृष्टि के द्वारा जब इन्फ्लुएंस करेगा तभी मैरिज होगी। अब जैसे इस समय पर हम देखना चाहें कि 2025 में इसकी दिसंबर का मंथ बचा है केवल, मैरिज हो सकती है क्या, तो गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है, तो 9 साइन को वो यहाँ से एस्पेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए मैरिज नहीं हो सकती। अब अगले साल जब ये 3 साइन में गुरु चला जाएगा तो वो नहीं तो 5 साइन को एस्पेक्ट करेगा, नहीं 1 को करेगा, 9 को एस्पेक्ट करेगा, तो इसका मैरिज का समय हम निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया पहला सूत्र, जब नेटिव का जन्म उत्तरायण के अंदर हुआ हो। अब मैं आपको दूसरा सूत्र बताऊंगा। इससे देखिए बहुत ही सटीक आपको ईयर भी पता चल रहा है और इससे आपको यह भी पता चलेगा किस महीने में मैरिज होगी। तो टाइमिंग ऑफ मैरिज का ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। दूसरा कंसेप्ट अब मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं इसी में ही। जब दक्षिणायन में किसी भी नेटिव का बर्थ हो, तो दक्षिणायन का मतलब होता है करीब 15 जुलाई से लेकर 14 जनवरी के बीच में जिसका जन्म हुआ होता है उसे दक्षिणायन मानते हैं। दक्षिणायन में जन्म हुआ है तो सूत्र आपका वो का वही रहेगा, वही विवेचना भी हम करने वाले हैं जो हमने उत्तरायण के केस में की थी। दक्षिणायन के केस में हमें क्या करना है कि शुक्र को लेना है जुपिटर की जगह, वीनस को कंसीडर करना है। नवांश के अंदर हम शुक्र की राशि देखेंगे, वीनस जिस भी राशि में है उससे त्रिकोण में जब भी सूर्य ट्रांजिट करेगा और उसको जुपिटर देखेगा तब उस नेटिव की उस मंथ के अंदर मैरिज होगी। तो पहले मैं इसको बता देता हूं क्या मैंने यहां पर लिखा हुआ है। मैरिज ऑफ ए पर्सन बोर्न इन दक्षिणायन टेक्स प्लेस व्हेन सन कम्स टू द नवांशा राशि ऑफ शुक्र वीनस और इट्स ट्राइन एंड सन इज एस्पेक्टेड बाय जुपिटर एट दैट टाइम। तो यहां पर दो कंसेप्ट हैं, इसको मैं फिर से आपको समझाऊंगा कि हम किस तरीके से इसे देखेंगे किसी भी कुंडली के अंदर। अब मैं ये एक जन्म कुंडली लूंगा जिसमें कि जातक का जन्म दक्षिणायन में हुआ है। तो यहां पर मैं एक कोई कुंडली पिक कर लेता हूं, दक्षिणायन का मतलब 15 जुलाई के बाद जिसका बर्थ हुआ हो। अब ये मैं कुंडली ले लेता हूं, इस नेटिव को अभी मैंने बताया इसकी मैरिज कब होगी, ये मेरे पास आया है 1992 का बर्थ है, दक्षिणायन का इसका बर्थ है। तो इसका मैं महीना भी बताऊंगा किस महीने में होगी और किस साल में होगी, दोनों चीजें यहाँ पर बिल्कुल आपको सटीक पता चलेंगी। अब यहाँ पर शुक्र की स्थिति देख लीजिए, इसके नवांश में 9 साइन में है, तो शुक्र भी सेजिटेरियस साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए शुक्र इसके इस साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहा है सेजिटेरियस में। तो यहाँ से 5वें में आप चले जाइए, 1 2 3 4 5, तो 1 साइन आएगा, वहां से 5वें में चले जाइए 1 2 3 4 5 5।
तो जब भी इस नेटिव की भी कुंडली के अंदर जब भी सूर्य 1, 5, 9 राशियों में ट्रांजिट करेगा उस महीने में इस नेटिव की मैरिज होगी। तो मतलब अप्रैल हो गया, अगस्त में तो जनरली हिंदू समाज में मैरिज होती नहीं है क्योंकि देव शयन होता है। तो अप्रैल और यहाँ पर दिसंबर में जाएगा वो 9 साइन में, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है इसकी अप्रैल और दिसंबर में होने की। अब दिसंबर अभी आने वाला है अगले महीने, अभी आज नवंबर है, तो अगले महीने होगी या अगले साल अप्रैल या दिसंबर में होगी। मगर अब फिर से वही देखना है, गुरु भी उसको सूर्य को उस समय पर एस्पेक्ट करे। अब देखिए यहाँ पर सूर्य आपका 5 साइन में होगा, 9 में होगा, 1 में होगा। एट प्रेजेंट आज की डेट के अंदर गुरु यहाँ पर 2 साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो इनमें से तीनों में से किसी भी राशि को वो एस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस साल के अंदर जब तक गुरु 2 साइन के अंदर है तब तक तो इस नेटिव की मैरिज हो नहीं सकती। इसका मतलब 2 साइन में मई 2025 में वो 3 साइन में जाकर गोचर करेगा, मिथुन राशि में एंटर करेगा, तब तक इसकी मैरिज नहीं हो सकती। इसका मतलब इसका मैरिज होगी आपका उसके बाद। तो उसके बाद भी हम देख लेंगे, तो गुरु 2 से 3 साइन में जब जाएगा तो इसके 9 साइन को एस्पेक्ट करेगा, 3 साइन से 9 साइन को। तो 9 साइन को एस्पेक्ट करने का मतलब है इस नेटिव की मैरिज होगी जबकि सूर्य 9 साइन के अंदर होगा। और 9 साइन में सूर्य एंटर होता है 15 दिसंबर को और 14 जनवरी तक रहता है। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने इसको बता दिया कि इसकी मैरिज 2025 में 15 दिसंबर से लेके 14 जनवरी 2025 तक होने की 26 तक होने की पूरी संभावना होगी। तो इस तरीके से हम किसी भी नेटिव की मैरिज का मंथ एक्यूरेटली निकाल सकते हैं, ईयर भी एक्यूरेटली निकाल सकते हैं। यहाँ से हमने इसका ईयर भी निकाला है, 2025 दिसंबर से लेके 2026 जनवरी तक इस नेटिव की मैरिज होगी। इस पर आप डबल ट्रांजिट एटसेट्रा और दशाओं की कंडीशन लगाएंगे, वो अपना फुलफिल होती हुई नजर आएंगी। आपको एक चीज और मजेदार इसमें दिखेगी कि वो कंडीशन जो भी दशाओं की और डबल ट्रांजिट की कंडीशन ऑटोमेटिकली फुलफिल होती हुई देखी जा सकती है। अब आज की क्लास में मैं आपको एक तीसरा कंसेप्ट और बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमारे पास बहुत सारे नेटिव आते हैं जो कुंडली मैच कराने के लिए आते हैं, तो हम उनका पूरा अष्टकूट मिलान करते हैं, भाव मिलान वगैरह करते हैं, मगर हम एक बहुत जरूरी चीज देखना भूल जाते हैं। हमें दोनों की कुंडली में यह देखना चाहिए कि उनकी मल्टीपल मैरिज या दूसरी शादी का योग तो कुंडली के अंदर नहीं है। अब दूसरी शादी का योग है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? किसी भी नेटिव की एक ही मैरिज होगी ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। जब हम जातकों की कुंडलियों की मैचिंग कर रहे हैं, मिलान कर रहे हैं, तो हमें ये भी जरूर देखना चाहिए कि उनकी में से किसी की दूसरी मैरिज का योग तो नहीं है। क्योंकि दूसरी मैरिज के योग का मतलब या तो एक जातक की मृत्यु होगी या एक जातक से उसका सेपरेशन होगा, तलाक होगा या डिवोर्स होगा। अब आप किस तरीके से देखेंगे कि डिवोर्स भी होगा या दूसरी मैरिज का कॉम्बिनेशन कुंडली में बनता है या नहीं बनता है? तो मैं यहाँ पर एक नवांश का बहुत ही बेहतरीन आपको सूत्र बताने वाला हूँ। उसे देखकर आप ज्यादा नहीं पता कर पाएंगे, इतना जरूर पता कर पाएंगे कि इस पर्सन की केवल एक ही मैरिज होगी या एक से ज्यादा मैरिज होगी। तो किस पर्सन की एक मैरिज होगी उसका मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ, बहुत सटीक सूत्र है। यदि वो कॉम्बिनेशन किसी की कुंडली में एज इट इज आपको मिलता है, एज इट इज वो कॉम्बिनेशन मिलेगा नहीं बहुत सारी कुंडलियों में, मगर एज इट इज मिल जाता है, तो आप पक्का यकीन कर सकते हैं कि उस पर्सन के ना ही तो कोई अनैतिक रिश्ते होंगे, ना ही उसका किसी भी तरीके का और किसी और जातक से मैरिज रिलेटेड कोई रिश्ता होगा। वो प्योरली एक पर्सन से अटैच होगा, पूरी तरह फेथफुल होगा, इतना तक आप कह सकते हो, क्योंकि उसकी कुंडली के अंदर सिंगल मैरिज या एक ही मैरिज का योग है। इसका कॉम्बिनेशन पहले मैं थोड़ा रीड करके बता देता हूं, फिर आपको इसको समझाऊंगा। 1 मैरिज योग, ये भी मैं आपका शास्त्रों के बेस पर ही कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। तो यहां पर आपको क्या करना है, 7th लॉर्ड देखना है, चंद्रमा देखना है। 7th लॉर्ड मतलब सप्तमेश कुंडली का और चंद्रमा, इन दोनों ग्रहों को सबसे पहले देखना है। वो स्थिर राशि और स्थिर नवांश में होने चाहिए। स्थिर राशि कौन सी होती है? स्थिर राशि होती है 2, 5, 8, 11। 2 का मतलब वृषभ या टॉरस, 5 का मतलब सिंह या लियो, 8 का मतलब स्कॉर्पियो या वृश्चिक, और 11 का मतलब है आपका कुंभ या एक्वेरियस। इन राशियों में आपके बर्थ चार्ट के अंदर चंद्रमा और 7th लॉर्ड सप्तमेश होने चाहिए। साथ ही साथ आपको देखना है कि वो स्थिर नवांश में भी हों। स्थिर नवांश का मतलब यह होता है कि आप जिस भी राशि के अंदर है, हम देखेंगे कि उस राशि में वो स्थिर नवांश में जाकर बैठे, उतनी पर्टिकुलर डिग्री पर हो जिससे उनकी जो नवांश की राशि है वो स्थिर आनी चाहिए।
तो आप नवांश में जाकर भी इन दोनों को देख लें। तो आपका चंद्रमा और सप्तमेश दोनों D1 बर्थ चार्ट में यदि स्थिर राशि में है, नवांश में भी स्थिर राशि में है, ये एक कॉम्बिनेशन है। अब आपको शुक्र की स्थिति भी देखनी है, वीनस की। जो कारक होता है, सिग्निफिकेटर होता है मैरिज का, वो शुक्र होता है। शुक्र की स्थिति केवल आपको बर्थ चार्ट या D1 चार्ट में या लग्न कुंडली में देखनी है। यदि शुक्र भी लग्न कुंडली में आपकी स्थिर राशि में हो, तो इस कॉम्बिनेशन को मैं फिर से रिपीट करता हूं। आप तीनों को देख लीजिए, सप्तमेश, चंद्रमा और शुक्र। यदि किसी नेटिव की कुंडली बर्थ कुंडली में ये तीनों ही स्थिर राशि में स्थित है, और आपको सप्तमेश और चंद्रमा को नवांश कुंडली में जाकर भी देखना है, वहां पर वो दोनों स्थिर राशि में है, तो ऐसा नेटिव फेथफुल होगा और केवल एक ही मैरिज करेगा। मैरिज का मतलब उसके दूसरे रिश्ते भी नहीं होंगे किसी और अपोजिट पार्टनर से। आप ऐसा मान के चल सकते हो, वो कंप्लीटली फेथफुल पर्सन होगा, किसी दूसरे की तरफ देखेगा नहीं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहां पर आपको इस कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखना है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी चीज कि एज इट इज कॉम्बिनेशन नहीं नजर आ रहा है, तभी भी आप मान लीजिए कि यदि सप्तमेश, चंद्रमा और शुक्र D1 चार्ट में भी यदि स्थिर राशि में है, तभी भी आप मान सकते हो कि वो पर्सन कमिटेड होगा, उसकी एक से ज्यादा मैरिज होने के बहुत कम चांसेस होंगे। और नवांश में यदि आपका सप्तमेश और चंद्रमा स्थिर राशि में है, तभी भी आप मानकर चलेंगे कि ऐसे नेटिव की एक से ज्यादा मैरिज होने की बहुत कम संभावना होगी। अब मैं इसको कुंडली में लगाकर आपके सामने बताता हूं। देखिए, अब ये कॉम्बिनेशन मैं पहले से ही बता देता हूं, बहुत कम लोगों की कुंडली में नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि हर किसी की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन नजर आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेट कॉम्बिनेशन है। इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन है, तभी भी हम उसे कंसिडर कर सकते हैं। अब इस नेटिव का मैं देखता हूं सप्तमेश। सप्तमेश देखिए चर राशि में, 10 साइन चर साइन होता है, मूवेबल साइन में है, इसलिए ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। चंद्रमा को देखते हैं तो ये भी द्विस्वभाव राशि के अंदर है, ये भी स्थिर राशि में नहीं है, मगर शुक्र स्थिर राशि में है, तो एक कॉम्बिनेशन 3 में से हो रहा है। तो ये पूरी तरीके से कॉम्बिनेशन नहीं है। इस नेटिव के बर्थ चार्ट को देखकर ही मैं ये कह सकता हूं कि एक ही मैरिज करेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मगर अभी मैं इसका सप्तमेश और चंद्रमा को नवांश कुंडली में जाकर भी देख लेता हूं। शनि और चंद्रमा को नवांश कुंडली में देखता हूं। तो यहां पर मैं चंद्रमा को देखता हूं, उस नेटिव के को, तो वो चंद्रमा स्थिर राशि में है देखे, और शनि को देखता हूं तो शनि द्विस्वभाव राशि में है। तो इसमें पूरी तरीके से नहीं तो नवांश में फॉर्मूला लग रहा है कि नवांश में यदि सप्तमेश और चंद्रमा दोनों स्थिर राशि में होते, तभी भी मैं कुछ हद तक मानकर चलता कि ये नेटिव एक ही मैरिज करेगा। और D1 चार्ट मतलब बर्थ चार्ट के अंदर आपका चंद्रमा, सप्तमेश और शुक्र तीनों ही यदि स्थिर राशि में हो, तो उस नेटिव की एक ही मैरिज होती है, वरना एक से ज्यादा मैरिज की संभावना होती है। या मैरिज का मतलब ये नहीं कि वो रिचुअल किसी के साथ फेरे ले ले, यदि उसके कोई अनैतिक संबंध भी है, उसका किसी भी तरीके का अटैचमेंट मैरिज से पहले या मैरिज से बाद होता है, तभी भी उसको हम एक से ज्यादा मैरिज मानकर चलेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको आज नवांश के 3 बहुत ही बेहतरीन सूत्र बताए हैं। इन्हें आप कुंडलियों पर लगाएं, इससे टाइमिंग मैरिज में आप बहुत ही फाइन ट्यून कर पाएंगे, एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाएंगे। उम्मीद है आपको एक कंसेप्ट समझ में आए होंगे। एक बार फिर से मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार, धन्यवाद।